हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 003 का ब्लॉक 4 का यूनिट 2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सम इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज के बारे में बात करेंगे। इसमें बहुत सारी ऐसी जो मेंशन कर रखी हैं वो हमने ऑलरेडी कर रखी है। जैसे हमने 16 PF पहले कर रखी है, MBTI हमने कर रखी है, तो फिर भी इनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन्होंने जैसे कहा है कि एज मेंशन अर्लियर द फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेजर पर्सनैलिटी थ्रू ए क्वेश्चनियर वाज मेड बाय द गेल्टन। सबसे पहले जो है गेल्टन ने 1880 में जो पर्सनैलिटी का क्वेश्चनियर जो है डेवलप किया था। ही डेवलप्ड ए क्वेश्चनियर फॉर स्टडिंग मेंटल इमेजरी, जो हमारे माइंड में जैसे हम कहीं जाते हैं, हम अगर उस रास्ते में जैसे हम 2-3 बार चले जाते हैं तो उसमें आपको वो रास्ता याद हो जाता है। तो वो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मेंटल इमेज जब जिस चीज़ की बन जाती है, दैट इज़ द इनर वर्ड ऑफ परसेप्शन एंड फीलिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो है हमारी परसेप्शन के बेस पे होती है, हमारी फीलिंग्स के बेस पे होती है। इस टाइप का जो है मेंटल इमेजरी का उन्होंने जो एक क्वेश्चन जो है डेवलपमेंट किया था गेल्टन ने। और अगर आप मेरी डोमेन्स और कॉग्निटिव साइकोलॉजी की वीडियो देखेंगे तो मैंने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में आपके उसमें डिस्कस भी किया हुआ है। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि देयर आफ्टर द फर्स्ट सिस्टमेटिक एफर्ट टू डेवलप ए पर्सनैलिटी इन्वेंट्री वाज मेड बाय, फिर उसके बाद 1918 में वुडवर्थ ने किया। उन्होंने क्या किया कि दिस इन्वेंट्री वाज नॉन एज वुडवर्थ पर्सनल डेटा शीट एंड कंसिस्ट ऑफ। इसमें क्या होते 116 क्वेश्चन थे, 116 आइटम्स थे, ऑल रिलेटेड टू द न्यूरोटिक टेंडेंसी, जो कि न्यूरोटिक टेंडेंसी से रिलेटेड थे। अब उन्होंने क्या कहा कि द पर्पस वाज टू स्क्रीन आउट द इमोशनली अनफिट मैन बिफोर दे वर सेंट ओवरसीज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1। तो उनको जो है उन लोगों को स्क्रीन आउट करना था जिनको कि वर्ल्ड वॉर 1 के लिए उनको भेजा जा रहा था कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कि इमोशनली अनफिट है, क्योंकि वो न्यूरोटिक की बात करें और हमने पढ़ा भी है कि न्यूरोटिक का मतलब ही क्या होता है, जो कि इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। तो इसके बारे में अब यहाँ से शुरू होता है कि यूजिंग अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक कॉल्ड फैक्टर एनालिसिस दैट लुक्स फॉर ग्रुपिंग एंड कॉमनैलिटीज इन न्यूमेरिकल डेटा। कैटल, अब जो है कैटल की थ्योरी हमने पहले भी कई बार कर ली है। तो उसमें क्या है, जिनके हम 16 PF भी कहते हैं, उन्होंने क्या किया था कि 16 सोर्स स्टेट जो होते हैं, जो विजिबल होते हैं हमारी पर्सनैलिटी में, उसमें उन्होंने कहा था कि 16 PF की बात की थी। दीज 16 सोर्स स्टेट्स आर सीन एज स्टेट डायमेंशन का कंटिन्यूम, जिसमें कंटिन्यूम का मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जैसे कोई अगर हम कहते हैं कोई एक्सट्रोवर्ट है, तो वो एक्सट्रोवर्ट तो है ही, लेकिन एक्सट्रोवर्ट के ना जब सारे उसके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं तो कहीं उसमें थोड़ी बहुत 10%, 15%, 20% किसी सिचुएशन में वो इंट्रोवर्ट भी होता है। तो इस टाइप से उन्होंने कहा है कि उसमें वो जो बीच का जो पैसेज होता है एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट का बीच का, उसको हम कंटिन्यूम का नाम देते हैं। तो उन्होंने कहा कि इन विच देयर आर टू ऑपोजिट ट्रेड, जैसे मैंने अभी आपको बताया जो कंटिन्यूम में क्या होता है, इन विच देयर टू ऑपोजिट ट्रेड कौन से, जैसे हमने एक्सट्रोवर्ट की बात की, लेकिन उसमें है हम इंट्रोवर्ट की भी बात कर रहे हैं। एट ईच एंड विथ मैनी पॉसिबल डिग्री, कि इसमें इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसमें किसी सिचुएशन में वो एक्सट्रोवर्ट है, वो ठीक है, उसका जो एक्सट्रोवर्ट का जो ट्रेट है वो ज़्यादा डोमिनेट करता है, बट कहीं ना कहीं वो इंट्रोवर्ट भी हो सकता है। तो उसके बारे में ये बता रहे हैं ऑफ द ट्रेट पॉसिबल अलॉन्ग विद द डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल समवन स्कोरिंग नियर द रिजर्व एंड ऑफ द रिजर्व आउटगोइंग एंड डायमेंशन वुड बी मोर इंट्रोवर्टेड। तो यही सब चीज़ें उन्होंने बता रखी है। उस कंटिन्यूम के बीच में हम कैसे एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बीच का जो लेके उसकी जो पॉसिबल डिग्री क्या हो सकती है, तो ये उन्होंने क्या कहा था 16 PF में। देन कम टू नियो PI, जो हमने ओशन मॉडल की बात की थी, ये वही है, काफ़ी डिटेल में हम इसको 2 बार कर चुके हैं। कॉर्स्ता एंड मैग्रे ने इसको डेवलप किया था। देन मायर ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर, इसको भी हमने, आपको याद होगा, यूनिट ये ब्लॉक 1 के यूनिट 2 में किया था ट्रेट अप्रोचेज में, जिसमें इन्होंने क्या कहा था मायर ब्रिग ने कि कैसे जो है उन्होंने टोटल MBTI की जो अप्रोच है उसमें उन्होंने 4 डायमेंशन का नाम लिया था, जिसमें आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि जो एक 2 तरह के पोल्स होते हैं, 4 उनकी डायमेंशन होती है। जैसे एक्सट्रोवर्ट है तो इंट्रोवर्ट हो गया, सेंसिंग हो गया तो उसका अपनी उससे इंट्यूशन उनकी हमने बात की थी, थिंकिंग की थी, फीलिंग की थी, उसके अपोजिट की जजिंग को की थी और परसीविंग को। तो हमने अब इसी को ही इन्होंने जो है अगेन जो है यहीं पर एक्सप्लेन कर रखा है कि किस तरह से जो उनकी इन्वेंट्री के अंदर ये चार तरह की हमने चीज़ों की बात की थी। सेंसिंग है या इंट्यूशन है, ऐसे कौन से लोग हैं जो अपने सेंसिस के थ्रू जो है उस चीज़ को किसी भी चीज़ पर रिलाई करते, अपने जो सेंसिस है सेंस ऑर्गन की बात पे, या इंट्यूशन, उनको या अपनी इंट्यूशन को मानते हैं वो ऑपोजिट साइड पे, हु लुक फॉर द पैटर्न्स एंड ट्रस्ट देयर इंट्यूशन के ऊपर ज़्यादा वो फोकस करते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा, जो सेंसिंग पीपल होते हैं आर कंसीडर टू बी डिटेल ओरिएंटेड प्रेफरिंग टू वर्क ओनली विद द नॉन फैक्ट, जो जिन चीज़ के ऊपर उनको ऑलरेडी नॉलेज होती है, जो फैक्ट्स होते हैं उन्हीं के बेस पर ही वो उन्हीं पे ही वो काम करना ज़्यादा लाइक करते हैं। और इंट्यूटिव जो कौन से होते हैं, यूज मेटाफर्स है, एनालॉजीज होती है, हर चीज़ में एनालॉजी ढूंढते हैं और लुक फॉर द पॉसिबिलिटी, जो उनकी इंट्यूशन कहती है कि कैसे हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं। देन थिंकिंग एंड फीलिंग, ऐसे लोग होते हैं
हैं जो ज़्यादा थिंकिंग उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो लॉजिकली सोचते हैं, है ना। एक हो जाएंगे जो फीलिंग्स, अपनी इमोशनल पार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अपनी इमोशंस की ज़्यादा सुनते हैं। फिर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पहले पढ़ लिया है। फिर बात करते हैं परसीविंग एंड जजिंग। परसीविंग में क्या होता है, डिस्क्राइब दोज हु आर विलिंग टू अडेप्ट एंड मॉडिफाई डिसीजन, बी स्पॉन्टेनियस एंड हु आर नेचुरली जो है क्यूरियस एंड टू पुट ऑफ मेकिंग ए फाइनल डिसीजन। यानी कहने का मतलब ये। और जजिंग में क्या हो जाएगा, जो कि पीछे मुड़ के जो है जो बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, जो फट से डिसीजन को ले लेते हैं और जो एकदम सही होते हैं, जो उनका जो काम होता है एकदम सही होता है। परसीविंग में क्या होता है, जो उनके किसी चीज़ के लिए उनकी क्या परसेप्शन है, कैसे उस चीज़ को वो परसीव करते हैं, उसी क्या उनका नज़रिया उस चीज़ को देखने का, ये उसको देखते हैं। तो ये इनकी जो है MBTI थ्योरी थी। देन कम टू MMPI को भी हम पहले कर चुके हैं। इसमें क्या है, अभी हमने इसको अभी जस्ट उसके आपने मेरी पिछले वाली वीडियो देखी होगी, उसमें हमने काफ़ी इसमें क्या है कि काफ़ी बड़ा जो है MMPI के बारे में बात की है कि इसमें सबसे ज़्यादा ये जो काफ़ी लार्ज आइटम जो होते हैं, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे हम जो है MMPI को यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें एक बहुत अच्छा इन्होंने जिसने जो इनको किया है इन्वेंट्री, इन्होंने क्या किया है कि एक ऐसा इसकी ऑब्जेक्टिविटी को देखने के लिए अंदर ही इसके ऐसी की लगा रखी है, जिससे ये मालूम हो जाता है जो सब्जेक्ट है, जो रेस्पॉन्सेज दे रहा है जो इन्वेंट्री के लिए, उसमें वो ये देखते हैं कि वो बायस तो नहीं दे रहा, कहीं वो किसी सोशली जो है डिज़ायरेबल वे में तो नहीं रिस्पॉन्स दे रहा। तो हमने काफ़ी इसके बारे में ऑलरेडी किया है। तो इसमें क्या है कि दिस क्वेश्चन ईयर कंसिस्ट ऑफ दी 567 स्टेटमेंट में जो है टोटल 567 स्टेटमेंट होती है। सच एज इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, आई एम वेरी ओपन टेंस, द प्रेजेंट टेकिंग द टेस्ट मस्ट आंसर ट्रू फॉल्स। इसमें क्या होता है, ट्रू या फॉल्स में, क्योंकि ये बेसिकली इन्वेंट्रीज होती हैं जिसके अंदर हमारे को ज़्यादा सोचना है, येस या नो में, एग्री डिसएग्री में, ट्रू और फॉल्स में, ऐसे एग्जाम्पल जो है उन्होंने कहा है कि देने पड़ते हैं। और उसमें क्या होता है, कुछ भी आप अपनी ओर से नहीं लिख सकते, तो ये काफ़ी इसमें क्या होता है ऑब्जेक्टिविटी होती है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इस इन्वेंट्री में कि कहीं ना कहीं अगर कहीं पे कोई सोशल प्रेशर में आकर भी अगर कोई जवाब देता है कि हमें कोई, मान लो कोई क्रिमिनल है, तो अपने आप को कि अगर मैं ऐसे कहूँगा तो मेरे जो है लोग क्या कहेंगे, या किसी ने कोई गलत काम किया है, तो उसमें क्या होता है उन्होंने ऐसा स्केल भी इसके अंदर ऐसा फिट कर रखा है जिसमें ये कोई फेक जो रेस्पॉन्स होते हैं हमें उनको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ भी इस इन्वेंट्री बहुत अच्छी कही हुई है कि जो हम अपनी ओर से, जैसे हमने फेक का तो कर लिया, हम सोशली का भी कर लिया, इसके अलावा जो की ऐसी उन्होंने फिट कर रखी है इसके अंदर कि आप जो है कहीं पे भी कुछ भी अगर आपको लगता है जैसे कोई जो है सोशली डिज़ायरेबल जो है आंसर देगा, तो उसके रिवर्स उस टाइप से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ताकि जो है अगर कोई उसी से मालूम हो जाए कि अगर कोई कहता है, जैसे कोई कहता है मैं लोगों से मिलना बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन हमने उससे मिलते जुलते ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर कोई जो इसका डायरेक्ट मीनिंग वो नहीं निकलता, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो हमें मालूम हो जाता है कि उसका जो वो उसकी के थ्रू जो उसने आंसर दिए वो गलत है या सही है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और जो है बंगाली है कोई 1964, उन्होंने डेवलप की थी मल्टी फेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, तो नोन एज यूथ एडजस्टमेंट एनालाइजर YAA। तो इनका क्या था, पर्पस ऑफ इन्वेंट्री वाज टू स्क्रीन आउट मेल एडजस्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम द कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। उनका पर्पस क्या था, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे उनमें से कौन से ऐसे थे जो कि मेल एडजस्टेड थे। फिर उसके बाद मोहसिन एंड हुसैन ने किया 1981 में एडेप्टेड दी बेल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री इन हिंदी। तो ये हमारी क्या थी, इन्वेंट्रीज के बारे में हमने पढ़ा। अब है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होती है, जैसे हमने पीछे रोडशाह की टेक्निक पढ़ी थी, इसमें क्या है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी, हमने ब्लॉक 1 में इसके बारे में काफ़ी पढ़ा था, जिसमें क्या होता है कि हम जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं और ये एक तो ये ऑब्जेक्टिव होती हैं, हम इसमें जो है आप जो है इसके अंदर क्या होता है सब्जेक्टिव भी होती हैं ऑब्जेक्टिव भी होती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है जो सब्जेक्ट होता है उसको जो है पिक्चर्स दिखाकर, कोई ड्राइंग दिखाकर या उसके एसोसिएशन देख के उनके वर्ड्स की कई तरीके के टेस्ट होते हैं, उसमें इनका जो है हम रेस्पॉन्स को लेते हैं। तो इसमें क्या होता है प्रोजेक्टिव में क्या होता है कि आप उनके जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसके जो एक्सपेरिमेंटर है, कहीं ना कहीं उसकी बायस हो जाती है कि वो जो सब्जेक्ट्स के जो रेस्पॉन्सेज होते हैं उनको वो कैसे उसको इंटरप्रेट करता है, कई बार वो ठीक से उनको इंटरप्रेट नहीं कर पाता, जिसके कारण जो है वो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये है, इसको स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टिव टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी नेमली मेनली डिजाइन टू असिस्ट द क्लिनिकल साइकोलॉजी इन डायग्नोजिंग द नेचर एंड सिवियरिटी ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन इमोशनल डिस्टर्बेंस, जिसमें जो है पर्सन की इमोशनल डिस्टर्बेंस को देखने के लिए उन्होंने इसको यूज़ किया था। और इसके अलावा हमने ये जो सिगमंड फ्राइड के बारे में मैंने पढ़ा था, जिन्होंने अनकॉन्शियस माइंड पर ज़्यादा फोकस किया है, तो ये जो है टेक्निक्स ये भी जो है अनकॉन्शियस माइंड पे ही बेस्ड हैं ये भी।
कि हम जो इंडिविजुअल की जो डिप्रेस मेमोरीज होती हैं, कोई ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिनको वो पहले से ही उन्होंने अपने उनके अनकॉन्शियस माइंड में जिनको वो याद नहीं करना चाहते, या कोई ऐसी जिनको बहुत ज़्यादा हम जब चाहते हैं उन चीज़ उसके अंदर से निकलवाना, तभी हम उस चीज़ को अनकॉन्शियस से हम कॉन्शियस में लेके आ सकते हैं बहुत मेहनत करने के बाद। तो ये इसमें क्या होता है, उसके मेनली जो होती हैं ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं वो अनकॉन्शियस माइंड से पे बेस्ड होती हैं। जैसे उन्होंने लिखा भी है कि द रैशनल फॉर दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द फ्रॉइड्स थ्योरी दैट अनकॉन्शियस प्रोसेसेस आर इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग the psychopathology. The purpose of projective personality assessment is to uncover the person unconscious, जो उसके जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पर्सन्स के अनकॉन्फ्लिक्ट जो अनकॉन्शियस में होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, फियर्स होते हैं, कंसर्न्स होते हैं, उनको उसके लिए होता है जिसको हम कहते हैं उसको अनरिवील, उसके लिए कि उसको उन सब चीज़ों को ओपन करने के लिए। तो क्या होता है कि फ्रैंक कॉइन्ड द टर्म प्रोजेक्टिव टेक्निक टू डिस्क्राइब असेसमेंट मेथड दैट प्रेजेंट पीपल विद एम्बिगुअस टीम। इसमें क्या होता है, जो हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं लोगों को एम्बिगुअस उसमें एक वेग सी कोई इमेज दिखाते हैं और उसके बाद उनको कहा जाता है कि आप इस इमेज को देख के बताओ कि आपको इसमें क्या लग रहा है। एम्बिगुअस सी वो इमेज होती है जिसके बेस पे वो क्या अपनी फीलिंग्स को, नीड्स को, एटीट्यूड्स को और अपना वो कैसे अपनी लाइफ को देखते हैं उन सबको वो एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारी क्या होती है प्रोजेक्टिव टेक्निक, बेसिकली क्या होती है अनकॉन्शियस माइंड्स के ऊपर बेस्ड होती है, अनकॉन्शियस होती है। और इसमें क्या होता है कि मेन क्या होता है, उनमें अनस्ट्रक्चर्ड टास्क उनको दिया जाता है रिवील करने के लिए, ताकि वो मैक्सिमम उसके बारे में बता सके, ताकि जो है उनके जो रेस्पॉन्सेज आते हैं उनको हम नोट करके उनके बारे में पता लगा सके। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि जब उनके जो रेस्पॉन्सेज आते हैं वो आप एक्सप्लेन करते हैं उस चीज़ को, वो तो डिपेंड अपॉन द एग्जामिनर टू एग्जामिनर कि उसकी कितनी एक्सपर्टीज़ है, वो कितना एक्सपर्ट है अपने फील्ड का, कि क्या उसको समझ भी पा रहे हैं। कि कई बार क्या होता है अगर वो ठीक से ट्रेड नहीं है जो एग्जामिनर है, तो वो जो एक्सप्लेन करता है उनकी जो स्कोरिंग करता है उसमें जो है गलती हो जाती है, तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो एकदम ही गलत हो जाते हैं। तो उसमें क्या है, द रेस्पॉन्सेज एलिसिटेड बाय द टेस्ट स्टिमुली, जैसे उन्होंने कहा है कि इंग्लो टेस्ट होता है, वेग पिक्चर होते हैं जिसको एम्बिगुअस भी कहते हैं, रिवील साइंस ऑफ द पेंटअप, उनकी जो है पेंटअप इमोशन जो छुपी हुई इमोशंस होती हैं, इम्पल्सिस, ईगो डिफेंसेस, कैसे उन्होंने ईगो को जैसे हमने किया था ईड और सुपर ईगो के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है दैट इज अवर ईगो, उसको डिफेंड करने के लिए किस चीज़ को यूज़ करते हैं, अदर इंटीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी, उस टाइप से इन्होंने कहा है कि उन सबको निकलवाने के लिए। अब उन्होंने कहा कि ऑल प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैव ए सेट ऑफ कॉमन इंपॉर्टेंट फीचर, सभी के अंदर कौन कौन से कॉमन इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं जिसके अंदर आप कहते हैं दे ऑल यूज, एक तो होता है एम्बिगुअस को यूज़ करते हैं जो है वेग जो है इमेज होती है, एंड द टेस्ट टेकर इज नेवर टोल्ड द पर्पस, जो टेस्ट टेकर होता है जो सब्जेक्ट होता है उसको नहीं बताया जाता कि हम उस पर जो क्यों कर रहे हैं टेस्ट, नहीं तो वो जो उसके रिस्पॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो गलत हो जाते हैं, वो जानबूझकर फिर वो उसके हिसाब से वो आंसर देता है। फिर जो इंस्ट्रक्शंस एम्फेसाइज दैट देयर इज नो करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर्स दैट द टेस्ट टेकर इज फ्री टू रेस्पॉन्ड इन एनी मैनर, क्योंकि इसमें कोई इस टाइप की इंस्ट्रक्शन नहीं है कि कोई जिसमें कोई लिमिट है, वर्ड लिमिट है। इसमें क्या होता है जो टेस्ट टेकर होता है वो फ्री होता है कि आपको जो भी आपको लगता है इस इमेज में आप बताइए, तो ताकि जो है हम उसकी इमेज को, उसकी जो इमोशंस हैं, उसकी फीलिंग जो पेंट अप होती है, जो छुपी हुई होती है अनकॉन्शियस माइंड में, हम उनको देखना चाहते हैं। फिर स्कोरिंग इंटरप्रिटेशन रिलाई हैवीली ऑन द सब्जेक्टिव क्लिनिकल जजमेंट। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि जो उसको वो कर रहा है, जो उसको उससे इंफॉर्मेशन ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस टाइप से उसको जज कर रहा है, किस टाइप से उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उसके रेस्पॉन्सेज को किस टाइप से जिसको बोलते हैं अपने रिजल्ट को किस ढंग से वो डिफाइन कर रहा है। अब है कितनी तरह की है क्लासिफिकेशन, ये भी हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम ब्लॉक 1 में, जिसमें हमने किया था असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के चैप्टर में। इसको फिर से कर लेते हैं। नंबर 1 पे कौन से एसोसिएशन, जिसमें हमने क्या कहता है एसोसिएशन के अंदर, जिसमें जो है दो वर्ड्स के अंदर दो चीज़ों के बीच में वो लिंक करता है। जैसे हमने उसको कहा कि कोई भी चीज़ उसको दिखा के हमने कह दिया कि भाई आपको जो है मान लीजिए एक फ्रूट हमने जैसे एप्पल है और एक जो है वुड है, तो हमने इसको बताया कि और इसको मैच करना है, वुड एप्पल को करना है फ्रूट के साथ, और जो है अगर कोई चेयर है, चेयर को करना है हमने वुड के साथ, ठीक है। तो इस तरह उनको एसोसिएट करना होता है ताकि जो है उससे हम देखें कि उसका जो फिर उसके बाद जो वो रेस्पॉन्स देता है, जो वो उसके बेस के ऊपर उसका रिएक्शन टाइम हम नोट करते हैं, द टाइम इलेप्सिंग बिटवीन द प्रेजेंटेशन, जब हम जितनी देर में हमने जैसे उसका स्टिमुलस को दिखाया और जो उसने रेस्पॉन्स किया उसके जो टाइम का हम नोट करते हैं, और उसने जो रेस्पॉन्स दिया उसके बेस पर हम उस चीज़ को एनालाइज करते हैं।
हैं। देन कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है उनको दिस कैटेगरी इन्वॉल्व ऑल द दो सिचुएशंस वेयर द एग्जामिनर्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ स्टोरी। उसको अपनी स्टोरी बतानी होती है आफ्टर सीइंग द स्टिमुलस। आप उसको कोई पिक्चर दिखा दी और एक विद इन सर्टिफाइड एक सिंपल एक उसका एक स्पेसिफिक टाइम में उसको एक सर्टेन जो है इमेज दिखा दी, कोई भी पिक्चर दिखा दी। उसके बाद उसको कहा कि उसको आपको बताइए कि इसमें क्या उसको फील हो रहा है। और जो स्टोरी लिखेगा उसके बेस के ऊपर, उस पिक्चर के बेस के ऊपर, जैसे मान लो एक फैमिली है, कोई 3 लोग खड़े हुए उनकी फ़ोटो दिखा दी। अब वो बताएगा ना कि कौन है, मदर है, फादर है, इनका बच्चा है, या कुछ भी जो जिस ढंग से वो अगर वो बॉडी के वो किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है उसके भी डिपेंड करता है सेंसिस में, कि वो आइज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, नोज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि उस ढंग से जो है हर चीज़ को हम जो है एक्सप्लेन करते हैं कि वो लेडी पे कर रहा है, मेल पे कर रहा है, या कहाँ उसका ज़्यादा फोकस है, कौन सी किस ब्रेन पे कर रहा है। तो कहने का मतलब कि जो उसके जो एक्सप्रेशन होता है, जो उसके रिस्पॉन्सेज होते हैं, उससे हम नोट कर लेते हैं। जैसे इन्होंने थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, हमने पहले भी इसकी बात की थी, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट है, इन सब के बेस पे हम देखते हैं कि उसने जो स्टोरी लिखी है वो उनके बेस पे हम उसके रिस्पॉन्सेज को जो है स्कोर करते हैं। फिर है कंप्लीशन, इसमें जैसे उन्होंने कहा माई सेक्स लाइफ इज डैश आई फील सेक्स, इसमें क्या होता है, इसको इस टाइप से सेंटेंस दे देते हैं, जैसे उनको प्रेजेंट करते हैं, जो वो फिलअप करता है उनके टाइम को नोट करके उनके जो रिस्पॉन्सेज के बेस पे हम उनको स्कोरिंग करके और फिर जो है उसकी पर्सनैलिटी को एसेस करते हैं। देन कम टू एक्सप्रेसिव, किसी भी चीज़ को वो कैसे एक्सप्रेस करता है, उसका एक्सप्रेस करने का तरीका कैसा है। जैसे दिस टेक्निक इंक्लूड्स दो सिचुएशन where the examinee expresses his personality through some manipulative task which usually involve some interaction। जैसे उसने कहा कि अपनी फिंगर को यूज़ करते हैं, जिसको हमने आपको याद होगा, इसको हम जो है एक्सप्रेसिव को हम डिफ्रैक्टिव भी हम बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, इसको हमने जो है ग्राफोलॉजी का नाम भी दिया था पहले। ग्राफोलॉजी क्या होता है, जिसके अंदर अपनी हैंड राइटिंग से जज करते हैं, कोई पिक्चर बनाते हैं, वो अपने हाथ से कोई ड्रॉ करते हैं, कोई ड्राइंग करते हैं, कोई पेंटिंग बनाते हैं, कोई फिंगर पेंटिंग बनाते हैं। तो एक्सप्रेसिव या डिफ्रैक्टिव हमने एक ही बात है। तो उसमें क्या होता है कि अगर जो है इसमें आपको खुद बना के जिस ढंग से वो ड्रॉ करता है, हम उसके बेस के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें वो क्या कहना चाहता है। तो ये आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि द एग्जामिनर में आज द एग्जामिनी टू प्ले गिवन सेट ऑफ डॉल्स, ही में पे अटेंशन टू द प्रोसेस बाय विच डॉल्स आर सेलेक्टेड एंड हैंडल ड्यूरिंग द प्ले। किस ढंग से वो उसको, अगर कोई एग्जामिनर कहता है कि जो डॉल्स हैं उनके साथ डॉल्स का सेट है उसको वो कैसे खेलता है, तो ही में पे अटेंशन ये भी देख सकता है कि वो कैसे डॉल के उसने सेलेक्ट किया है, कौन कौन सी डॉल्स को किया है, उनको कैसे वो खेल रहा है। एक तो ये तरीका है। एक उनके अलावा, क्योंकि इन्होंने ये कहा है ना कि आप सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा आपको हैंडराइटिंग का भी, जैसे उन्होंने लिखा ना, फॉर एग्जाम्पल एन इंपॉर्टेंट फीचर्स दैट एग्जामिनर पेज मच अटेंशन टू द वे और प्रोसेस बाय विच एग्जामिनी मैनिपुलेट द गिवन मटेरियल, लाइक उन्होंने कहा है जो है किस ढंग से उसको एक्सप्लेन करता है, उसको लिखता है, कि उसकी हैंडराइटिंग को भी, पेंटिंग को भी, फिंगर पेंटिंग भी, ग्राफोलॉजी भी, सब इसी के अंदर आता है, किस ढंग से वो एक्सप्रेस करता है। अगर डॉल्स का एग्जाम्पल है तो उसमें हो जाएगा वो कैसे उनको तो है सेलेक्ट कर रहा है, कैसे उनको हैंडल कर रहा है, उनका खेलने का तरीका देख के उस ढंग से हम जो है आप उसके जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको देखते हैं, उनको नोट करते हैं। या आपकी हैंडराइटिंग जो है उसकी वो कैसे पेंटिंग बना रहा है, कैसे कोई फिगर को ड्रॉ कर रहा है, अपनी फिंगर पेंटिंग कर रहा है, जो भी जिस टाइप से वो ड्रॉ कर रहा है उसके बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी जो है इस टाइप की है। देन आता है चॉइस टेक्निक। चॉइस में क्या होता है, इसमें ऑर्डरिंग करनी होती है। जैसे उसको कुछ आइटम दे दिए और कहीं इसको प्रॉपर आइटम में लगाओ, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम देखते हैं उसकी स्किल्स कैसी हैं, उसकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है। चॉइस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डरिंग टेक्निक, इज़ नॉट ए प्रोजेक्टिव इन इट्स ट्रू सेंस। वास्तव में क्या होता है, प्रोजेक्टिव नहीं होती कि इसको तो ऑर्डरिंग करनी, कुछ को ड्रॉ तो करना नहीं है, रादर में भी रिगार्डिंग एज ए स्टेप टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिफाइंग द प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को। ऑब्जेक्टिविटी इसमें क्या है कि एग्जामिनी इज प्रेजेंटेड विद सम सेट्स ऑफ द पिक्चर्स और आइटम, कुछ उसको आइटम्स क्वेश्चन दे दी जाते हैं, कुछ पिक्चर दिखा दी जाती हैं विद इंस्ट्रक्शन टू चूज द मोस्ट रेलिवेंट एंड उसको क्या लगता है, मान लो उसको 10 पिक्चर दिखा दी। अब ये बताओ कि 10 पिक्चर के अंदर आपको क्या लग रहा है, कौन सी पिक्चर सबसे अच्छी है, कौन सी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है। फिर समटाइम्स ही में आस्क टू ऑर्डर टू रैंक, हम उन पिक्चर्स को, जब मान लो 10 पिक्चर्स हैं उनका प्रॉपर उसको रैंक में ऑर्डरिंग करें सबसे अपने अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेज। मान लीजिए उसको जो है 10 फेसेस दिखा दिए और उसको बोला कि आप बताओ कौन सा चैलेंज में आपको सबसे ज़्यादा स्माइलिंग लग रहा है, उसके बाद फिर उससे कम कौन सा लग रहा है, उससे कम कौन सा लग रहा है। तो वो क्या होगा, जो 10 के अंदर जो इमेज होंगी, जो पिक्चर्स होंगी, उनको वो ऑर्डरिंग करेगा अपने हिसाब से, अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से। तो उसके बेस पर हम निकालते हैं कि जो है, जैसे उन्होंने कहा कि जॉर्नी टेस्ट है कोई, वो इसी की चीज़ के लिए यूज़ होता है कि ऑर्डरिंग टेक्निक से उनके जो रेस्पॉन्सेज हैं उनके हिसाब से देखने के लिए कि उनकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है। अब क्या है कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या ऑफ प्रोजेक्टिव
टेक्निक्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। स्ट्रेंथ्स क्या है? फर्स्ट, द टेस्टिंग स्टिमुलाई आर रिलेटिवली एम्बिगुअस टू पीपल, एज सच द पर्सन डज नॉट नो हाउ द टेस्ट प्रोवाइड्स information to the examiner. This indirect method helps in disguising the real purpose of the test, and it reduces the possibility that people will engage in intentional deception. इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये जो टेस्ट है प्रोजेक्टिव टेक्निक, जैसे हमने पढ़ा कि वो एम्बिगुअस जो उसको इमेजेस जो दिखाते हैं वो एम्बिगुअस होते हैं। तो वो एम्बिगुअस पिक्चर को दिखा के अपने रेस्पॉन्सेस देखता है, या उसको हम उसको ये जो हम जो पर्पस तो बता ही नहीं रहे ना कि हम जो उसके ऊपर जो टेस्ट कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। तो उसमें क्या होता है कि दोनों चीज़ें हम उसके लिए अच्छी हैं कि जो वो रेस्पॉन्सेस देगा, ये तो उसको पता नहीं है कि उसके ऊपर कौन क्या कर रहा है, जो है किस पर्पस के लिए कर रहा है। दूसरा जो उसको एम्बिगुअस है, तो हमें उसकी फीलिंग्स को रिप्रेस, जो फीलिंग है, मेमरीज है, उनको हमने फाइंड आउट करना है। तो कहते हैं इसलिए क्या होता है, इसमें जो जानबूझ के जो सब्जेक्ट गलती करते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ से हम बच जाते हैं, और जो रियल पर्पस होता है टेस्ट, हम उसका जो मेन जो रेस्पॉन्स उसका हमें मिलते हैं, उससे हमें जो रियल पर्पस जो होता है हमारे टेस्ट का, वो भी पूरा हो जाता है। सेकंड क्या था? इनडायरेक्ट मेथड यूज्ड इन द प्रोजेक्टिव टेस्ट अलाउज सर्कमेंटिंग कॉन्शियस डिफेंसेस दैट दस मेकिंग देम सेंसिटिव टू एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी दैट आर हिडन। अब उन्होंने क्या है कि इनडायरेक्ट मेथड हम यूज़ कर रहे हैं ना, कि उनके जो उनके अनकॉन्शियस से जो कॉन्शियस के अंदर उनका वो जो है डिफेंसेस हैं, उनको जैसे उन्होंने ईगो डिफेंसेस की हमने बात की, उनके जो ऑलरेडी जो है रिप्रेस मेमोरीज हैं, पेंट अप है, उसमें क्या होता है हम लोग उसको बाहर निकलवाते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि प्रोजेक्टिव टेस्ट के थ्रू हम उनको उनकी जो उनके अंदर घुस के और कैसे हम उनकी जो कॉन्शियस डिफेंसेस को हम उस चीज़ लेके आते हैं, दस मेकिंग देम सेंस, जो एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, जो उनकी हिडन पर्सनैलिटी होती है, उनको हम बाहर निकालते हैं। अब उन्होंने कहा कि डिसएडवांटेजेस क्या है? उन्होंने कहा ये आर पोरली स्टैंडर्डाइज्ड, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन ज़्यादा फॉलो, स्टैंडर्डाइज क्या होता है कि सभी टेस्ट के ऊपर हम सेम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, और जो होता है एक ही तरह का नॉर्म सबके लिए मेंटेन करते हैं। अब इसमें क्या होता है, कोई ना तो उनको बताते हैं कि हम ये टेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पोरली स्टैंडर्डाइज्ड है इन लार्ज पार्ट बिकॉज देयर नो एस्टेब्लिश्ड मेथड, और कोई एडमिनिस्ट्रेशन करने का कोई तरीका नहीं है, कोई स्कोरिंग करनी है, इंटरप्रिटेशन करनी है, जहाँ एक प्रॉपर एक सेट पैटर्न होता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन का, स्कोरिंग का, इंटरप्रिटेशन का, उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज। जैसे हमने अर्लियर वीडियो में भी किया था, आप देखेंगे तो वो इंपॉर्टेंट भी है वो क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि इन पर्टिकुलर द स्कोरिंग ऑफ दिस टेस्ट ऑफर रिलाइज ऑन द स्किल एंड क्लिनिकल इंट्यूशन ऑफ द, अभी सारा का जो उसकी स्कोरिंग होती है वो किस पे डिपेंड करती है, जो स्किल्स किसके एग्जामिनर की, उसको वो कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, कैसे उनको स्कोर कर रहा है उस पर। अगर वो इनएफिशिएंट है तो हमारा जो रिजल्ट होता है सारा गलत हो जाता है। फिर क्या कहा है कि एविडेंस सजेस्ट दैट एक्सटेंसिव ट्रेनिंग इन ए स्पेसिफिक स्कोरिंग सिस्टम लीड्स टू सेटिस्फैक्टरी लेवल्स ऑफ इंटर जज एग्रीमेंट। कई बार क्या होता है वो भी तो बाइस हो सकता है, सब्जेक्टिविटी आ सकती है। जो मान लीजिए जो एग्जामिनर है उसका जो जिस पे वो एक्सपेरिमेंट कर उसका अपना कोई मिलने वाला है, तो वो अपने ऑब्वियसली इंटर जज उसका होगा, बाइस तो आएगी। ए मोर सीरियस प्रॉब्लम कंसर्न द इंटरप्रिटेशन ऑफ द पर्सन स्कोर्ड रेस्पॉन्सेज टू ए प्रोजेक्टिव टेस्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ सच टेस्ट डिपेंड ऑन ऑल टू ओपन ऑन द पर्सनल इंसाइट एंड इंट्यूशन ऑफ द क्लिनिक। खुद के बारे में उन्होंने कहा है कि कैसे, जिसके कारण से क्या होता है कि जो हमारे को जो रिजल्ट्स मिलते हैं, जो हमारी वैलिडिटी होती है, वो कई बार जो होते हैं वो गलत हो जाती है, स्टैंडर्डाइज वो नहीं रहता, इसमें सब्जेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। उन्हीं के बारे में कहा कि प्रोजेक्टिव टेस्ट शुड बी कंसीडर्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन टू इंटरव्यूज, केस हिस्ट्री, इनके थ्रू भी एंड सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट के थ्रू भी होना चाहिए। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि डिस्पाइट द A4 प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम है कि सब्जेक्टिविटी भी है और स्टैंडर्डाइज भी कम है, हम उससे छुपा के रखते हैं जो पर्पस है हमारा, फिर भी मैनी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कंटिन्यू टू apply these methods as a means to explore a person unconscious conflicts, fantasies and motive। फिर भी इनको इस मेथड को काफ़ी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये अनकॉन्शियस जो है उस चीज़ के ऊपर बेस्ड हमारे को अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट जो है, फैंटेसीज है, हमारे मोटिव्स हैं, रिप्रेस मेमोरीज हैं, उन सबको हमारे को बाहर निकलवाना होता है। एंड दे आर मोर केपेबल ऑफ रिवीलिंग ह्यूमन पर्सनैलिटी इन ग्रेटर डेप्थ एंड डिटेल देन सम ऑफ द पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। उन बाकी पर्सनैलिटी इन्वेंटरी से ज़्यादा अच्छा ये इसको मानते हैं, क्योंकि काफ़ी ग्रेट डेप्थ में डिटेल में ये स्टडी करता है। The people have more faith in interpreting the projective techniques, project test than personality inventory ज़्यादा हम projective techniques के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं। और जो TAT टेस्ट है रोशा का, जो तो बहुत ही फेमस है, इसको हम कई बार आप जब आगे भी पढ़ेंगे तो आपको अगर अपनी रियल लाइफ में भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा TAT टेस्ट जो है कितना ज़्यादा यूज़ होता है। इवन मैंने भी अपने अपने उसमें काउंसलिंग के टाइम पे मैंने इसको यूज़ भी किया था अपने एक क्लाइंट के ऊपर। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बिहेवियरल असेसमेंट के बारे में बात करेंगे।